दोस्तों, आज हमारी कहानी है एक कैद चुड़ैल, एपिसोड 21। करती थी ध्रुव, वो तुम पर भरोसा करती थी और तुमने क्या किया? और अवनी, उसका क्या ध्रुव? उसने कभी तुम्हें दोस्त कहा होगा, उसको कहते हैं धोखा। रूही ने नफरती नजरों से उसे देखते हुए थूक उड़ाया। जो गड्ढा खोदा है उसमें समाने का वक्त आ गया है ध्रुव। नहीं, ध्रुव पागलों की तरह चिल्लाया। वो पत्थर पर झुका और उस पर गिरे खून को साफ करने लगा, लेकिन वो जानता था कि अब देर हो चुकी है। वो तेजी से स्वप्नकाल की ओर मुड़ा। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने तुम्हें जीवित किया है, नहीं मार सकते। लेकिन ध्रुव शायद भूल चुका था कि अब स्वप्नकाल भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। वो अचानक से में हवा में झूल गया और कुछ पल फटी आंखों से मौत को अपने सामने देखता रहा, और फिर एक झटके के साथ उसका शरीर जैसे कागज की तरह सिकुड़ गया। अगले ही पल वो जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें दहशत में फैली हुई थीं, जो अब दुनिया को देख नहीं सकती थीं। दिव्या दौड़ती हुई रूही के पास आई। स्वप्नकाल का शरीर अपनी रूप बदल चुका था। अब वो वही स्वप्निल बनकर रूही के सामने खड़ा था। उसने अपने शरीर को देखा और सामने पड़ी ध्रुव की लाश को। नहीं, वो गुस्से से गुर्राया। किसी अपने की मौत देखते हुए दुख होता है ना? रूही ने स्वप्निल की ओर देखते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे हमें हुआ होगा। तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगा कि फिर से जन्म लेने से पहले 100 बार सोचोगी। स्वप्निल ने पहले दिव्या की ओर हाथ उठाया और वो उड़ती हुई दूर दीवार से जा टकराई। फिर रूही की ओर पलटा। रूही ने तेजी से चाकू उसकी ओर फेंका, जो उसके कान के पास से होता हुआ पीछे चला गया। एक ही मौका मिला और वो भी चूक गई। वो दहशतगर्दों की तरह हंसा और हाथ उसकी ओर उठा दिया। रूही तड़पते हुए हवा में तैर गई। मैं अपना निशाना कभी नहीं चूकती बेवकूफ, रूही ने मुश्किल से बोलते हुए कहा। अपने पीछे देख, पीछे। गड़ 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 एक जानी पहचानी हंसी उस हॉल में गूंज चुकी थी। स्वप्न तेजी से मुड़ा तो रूही धाड़ से नीचे गिरी। जलपरी गुस्से से चाकू लिए उसे घूर रही थी। ये गूंगी, फिर से नहीं, उसने चिल्लाते हुए गुस्से से कहा। बस गूंगी नहीं बोलना था। रूही कुटिलता से मुस्कुराते हुए गुस्से में खड़ी झिलमिल की आंखों में देखा। स्वप्निल ने चीखते हुए दोनों हाथ उसकी ओर उठा दिया, लेकिन रूही जानती थी वो इतना मौका नहीं देने वाली। एक तेज खट की आवाज के साथ वो उसके सीने पर बैठी थी और फिर एक झटके से उसने चाकू उसकी गर्दन से पार कर दिया। जलपरी, जलपरी, जलपरी। स्वप्निल की दर्द भरी चीखें पूरे किले में गूंज उठी थीं। वो छटपटाते हुए तड़प रहा था, लेकिन जलपरी गुस्से से चिल्लाते हुए अपना सही नाम याद दिलाए जा रही थी और बार बार चाकू इसके शरीर में मारे जा रही थी। उसने अनगिनत वारों से उसका जिस्म छलनी कर दिया। उसका काला खून पूरे फर्श पर फैल चुका था। झिलमिल, बस, वो मर चुका है, रूही ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वो कुछ पल उसको देखती रही थी और फिर अलग हट गई। दूसरी ओर विक्रांत और बाकी सब लंगड़ाते कराहते हुए सीधे होने की कोशिश कर रहे थे। झिलमिल खड़ी हुई अपने हाथों को देख रही थी, जिन्हें अब तक बदल जाना चाहिए था। रूही ने उलझन में खड़ी झिलमिल को देखा और फिर नीचे पड़े स्वप्नकाल को, और उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानगी से खुली रह गईं। उसका रक्त धीरे धीरे वापस उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था। जख्म भरने लगे। उसकी बंद हुई आंखें एकदम से खुल गईं। वो हैवानों की तरह फिर उठ खड़ा हुआ और एक गंदी हंसी गूंज उठी। रूही, उसके दोस्त और खुद जलपरी चौंकती आंखों से उसे देखे जा रहे थे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। इतने प्रेम से भी ना देखो मुझे, वो कहते हुए जोर से खिलखिलाया। जॉन उसके सबसे नजदीक था। उसने घूमते हुए हाथ उसके ओर किए और वो हवा में उठ गया। खट की आवाज आई और जॉन के हाथ विकृत रूप में मुड़ गए। उसके दोनों हाथ टूटकर लटक चुके थे। सभी दोस्तों की चीखें में दहशत थी। जलपरी उस पर झपटी तो जॉन छूटकर नीचे गिर गया। रूही के कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तेजी से दूर पड़ी डायरी की तरफ दौड़ी और रोते हुए उसके पन्ने पलटने लगी, और तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी। दूसरी ओर स्वप्नकाल और जलपरी एक बार फिर से आमने सामने थे।
स्वप्न काल ने दोनों हाथ हवा में उठाए और जल परी वहीं तड़पने लगी। चाकू उसके हाथ से दूर जा गिरा और उसकी भयंकर चीखों ने रूही को झकझोर कर रख दिया। सभी लोग एक साथ, रूही ने चिल्लाते हुए कहा और उसके ओर दौड़ पड़े। रूही ने चाकू उठाया और उसकी सीने से आर पार कर दिया। उसने कुटिलता से मुस्कुराते हुए रूही को देखा और कितनी बार रूही, वो हंसते हुए ठंडी आवाज में बोला। एक आखिरी बार, रूही ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा और उसके काले खून से सना हाथ आगे कर दिया। अचानक उसकी हंसी रुक गई और माथे पर परेशानी दिखी। रूही तेजी से दौड़ी और त्रिकोणीय पत्थर पर जाकर कूद गई। उसने स्वप्न काल के खून से भिगा हाथ पत्थर पर लगा दिया और फिर नस्सी, स्वप्न काल की भयानक दहशतगर्दों वाली आवाज तेज होती गई। रूही, उसके दोस्त और जल परी खड़ी उसको चीखते देख रहे थे। उसकी आवाजें और तेज होती चली गईं। उसका शरीर विकृत होने लगा, जैसे काला और काला। अनगिनत परछाइयां उसके भीतर से निकलती दिखाई दे रही थीं और धीरे धीरे उसका शरीर धुआं बनकर उड़ गया। वो जा चुका था, हमेशा के लिए। वो मर गया, रूही ने धीरे से कहा और खुशी से सबकी ओर देखा। झिलमिल ने धीरे से मुड़कर रूही की आंखों में देखा और यूं ही खड़ी उसको देखती रही। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसका सड़ा हड्डियां दिखता चेहरा पहली की तरह होने लगा। सफेद उबलती आंखें खूबसूरत हरी दिखने लगीं। जिस्म हल्का होने लगा, जैसे हवा में घुलने लगा हो, और पैर हवा में उठने लगे। तुम अब आजाद हो झिलमिल, रूही ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तो वो उड़ते हुए उसके बिल्कुल नजदीक आ गई। माफ कर देना अपनी इस दोस्त को, वादा निभाने में 100 साल लगा दिए। झिलमिल ने तेजी से उसको होंठों पर हाथ लगा दिया तो रूही मुस्कुरा दी और उसकी आंखों में पानी तैर गया। वो हरी आंखों से रूही को देखती रही और फिर उसके गालों में बने गड्ढे पर उंगली रखते हुए मुस्कुरा कर बोली, सुंदर, सुंदर नहीं, बस रूही। और वो फूट कर रो पड़ी। झिलमिल ने तेजी से उसे गले लगा लिया। हालांकि वो बात और थी कि रूही को उसका स्पर्श नहीं हो सकता था। फिर वो धीरे धीरे सामने आई और उठकर आ चुके बाकी के लोगों पर एक नजर डालते हुए एक आखिरी बार कुछ शब्द बोली, दोस्त, हमेशा वाले दोस्त। रूही और उसके दोस्तों ने एक साथ कहा। उसके और दिव्या की आंखों में आंसू थे, जबकि बाकी सब उसके खूबसूरत चेहरे को आंखें फाड़े देख रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए सब पर एक आखिरी नजर डाली और फिर रूही की आंखों में देखते हुए हमेशा के लिए गायब हो गई। झिलमिल के जाने के बाद विक्रांत रूही की ओर मुड़ा। तुमने ये कैसे किया? विक्रांत ने खुशी से रूही को देखते हुए कहा। किताब में लिखी विधियां बहुत चकरा देने वाली थीं, लेकिन मैंने वहां बने एक चित्र को ध्यान से देखा जिसमें बलि देते हुए दिखाया गया है। वहां कई स्थानों पर विपरीत शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो मैंने सोचा कि जिस तरह आत्माओं को कज़ैद किया जा सकता है, अगर उसका विपरीत कर दिया जाए तो उनको आजाद भी किया जा सकता है। और स्वप्न काल आत्माओं से बना था। उनके आजाद होते ही वो खुद भी खत्म हो जाता। तो बस मैंने यही किया और बस कहानी खत्म। रूही ने कहते हुए कंधे उचका दिए तो सभी उससे प्रभावित होते हुए देख रहे थे। क्या दिमाग लगाया रूही, ललित ने तारीफ में कहते हुए सैल्यूट जैसी मुद्रा बनाई तो सब हंस दिए। तभी ललित को पैरों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो वो डॉगी उसे देख रहा था। उसने खुशी से चहकते हुए उसे गोद में उठा लिया। आखिरकार काली स्याह रात के बाद एक खूबसूरत हसीन सवेरा हो चुका था। चारों ओर खुशियों की रोशनी जैसे फैली हुई थी। जो लोग पार्टी में बेहोश हुए थे, सभी स्वप्न काल के मरते ही ठीक हो गए थे। ध्रुव की सच्चाई पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी और त्रिपाठी जी ने स्वप्न काल का अंतिम शिकार बताकर उसकी फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी थी। माधो सिंह ने उसका साथ दिया, जिसकी सजा उसको मिलनी ही थी। अतः कई हत्याओं के चार्ज में उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया। यूं तो विकांक्षा भी बराबर की जिम्मेदार थी, क्योंकि उसने राज छुपाए थे, लेकिन रूही जानती थी वो मजबूर थी और उसके बावजूद उसने किसी की जान नहीं ली। रूही की जिद करने पर त्रिपाठी जी ने उसका नाम केस से हटा दिया था, यानी वो अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद थी। सुबह के 11 बजे थे और रूही स्पोर्ट्स हाउस में मौजूद थी।
वो एक और चिंता और खौंशी के मिले जुले भाव चेहरे पर लिए जॉन और दिव्या के साथ खड़ी थी। आज उसका फाइनल मैच होने वाला था, जिसको देखने लगभग पूरा कॉलेज आ चुका था और पूरे हॉल में शोर गूंज रहा था। अलका जी रूही के नाम का एक बड़ा सा बैनर लिए सबसे आगे की लाइन में बैठी थीं, जबकि नजदीक में बैठे हुए त्रिपाठी जी प्रिंसिपल भीमसेन जोशी से उनकी बेटी की तारीफों का बखान कर रहे थे। रूही के क्लास टीचर रघुनाथ खट्टर जी अपनी पूरी क्लास के साथ नारे लगा रहे थे। उनका सिर आज गर्व से ऊंचा था। विकांक्षा बाकी तैराकों के साथ दूर खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। कुछ देर में विक्रांत और ललित भी आ गए। ललित के हाथ में वही प्यारा सा डॉगी था और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। मैच शुरू होने में अच्छा बस करो, मेरे मैच का टाइम हो गया, रूही ने उछलते हुए कहा। तो सबने हंसते हुए उसे ऑल द बेस्ट बोला और कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। आखिरकार एक तेज बीप के साथ मैच शुरू हुआ। चारों शोर तेज हो गया। रूही तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। कम ऑन रूही जैसी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिर एक तेज शोरगुल का बम विस्फोट दौड़ते हुए उसे गले लगा लिया और त्रिपाठी जी आंखों में आंसू लिए उसे देखे जा रहे थे। सभी दोस्त उसको बधाइयां दे रहे थे और रूही अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जी रही थी, शायद जिन्हें शब्दों में पिरोना मुश्किल था। धीरे धीरे भीड़ हल्की होने लगी। कुछ ही देर में लगभग सभी लोग जा चुके थे। रूही स्विमिंग पूल के किनारे दिव्या और जॉन के साथ और गिले बालों को सुखाने में लगी हुई थी। उसका विजेताओं वाला मेडल जॉन के गले में पड़ा था, जिसको वो खुशी से निहार रहा था। विक्रांत थोड़ी दूर खड़ा रघुनाथ खट्टर जी से बातों में मसरूफ था, जबकि ललित उनके पास डॉगी को लिए खड़ा था। तभी विक्रांत के मोबाइल की टोन बजी और उसने रघु सर पे इजाजत लेते हुए स्क्रीन पर नजर डाली। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। प्रिंसेस का मैसेज देख वो खिल उठा। उसने तुरंत ओके किया और पढ़ने लगा। प्रिंसेस, अपनी प्रिंसेस से नहीं मिलना? द बॉस मिलना है ना? कहां हो आप? विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रिंसेस, तो फिर पूल की तरफ मुड़कर देखो। विक्रांत ने तेजी से पलटते हुए देखा, लेकिन वहां उसके दोस्तों के सिवाय कोई नहीं था। जॉन हाथ में मेडल लिए खड़ा था। दिव्या रूही के सामने थी, जबकि रूही हाथ में फोन लिए मुस्कुराते हुए विक्रांत को देख रही थी। वो कुछ पलों तक यूं ही उसे देखता रहा, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो। और कितनी देर लगेगी? रूही ने ऊंची आवाज में कहा और बाहें खोल दी। विक्रांत के चेहरे पर जैसे मुस्कान फैल गई। वो खुशी से पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा और अगले ही पल एक तेज छपाक के साथ वो दोनों पूल में पड़े थे। विक्रांत सीधा होते हुए उसके सामने हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, हर पॉसिबल जतन किए, पर नाकाम ही रहा, विक्रांत ने उसकी खूबसूरत आंखों देखते हुए कहा। लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही थी, साथ ही थी, तुम ही नहीं पहचान पाए? रूही ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। हाँ, नहीं पहचान सका, ये कितना मुश्किल जो था। जवाब में विक्रांत ने भी मजाक में मुंह बनाया। रूही ही सूरी थी जो कि राजकुमारी थी, और राजकुमारी ही तो प्रिंसेस होती है, उसने कहा। तो रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये कोई ख्वाब तो नहीं है ना? विक्रांत ने रूही के मुस्कुराते चेहरे को छूते हुए कहा था। बिल्कुल नहीं,
वो मुस्कुराते हुए एक कदम आगे आई और उसके होंठों को चूम लिया। एक साथ 3 लोगों के पानी में कूदने की आवाजें आईं। दिव्या, ललित और जॉन अपने टूटे हाथों के साथ खुशी से पानी में छलांग लगा चुके थे। उन्होंने सर्कल बनाते हुए एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख लिए। वो खुश थे, बहुत खुश। रूही और जॉन का हाथ हवा में था और उनके बीच एक जगह खाली थी, उनके एक और दोस्त के लिए, जल परी के लिए। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।